सिटीजनशिप जो मैंने कवर किया था उसका सिर्फ क्यूए नहीं कवर किया। हाउएवर मैंने जब ये चैप्टर को देखा, ये जो ऊपर की जो इन्फॉर्मेशन है इसमें भी बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं जो हमको हमारे नॉलेज में होना चाहिए। तो जो जो एस्पेक्ट जो बोल्ड में लिखा है, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, उसे मैं स्किप नहीं कर सकती। मुझे ये लगा कि ये कवर करना चाहिए, इवन दो प्रीवियस ईयर में ये नहीं आया है। सो लेट्स कवर दिस और उसके बाद ही हम नेक्स्ट चैप्टर में मूव करेंगे। सो जो नेशनल फ्लैग है ये ट्राई कलर का है, रेक्टेंगुलर इन शेप है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 कलर, 3 कलर में है। रेशियो हमने क्यूएनए में देखा है। कलर जो है, जो टॉप में है, वो डीप सैफरन है। सैफरन का जो सिंबल है वो स्ट्रेंथ एंड करेज से होता है, ठीक है। तो सैफरन से एस जुड़ जाएगा और जहाँ पे स्ट्रेंथ आएगा तो करेज वाला आप कोरिलेट कर लीजिएगा। उसके बाद में वाइट कलर, तो वाइट जनरली पीस से तो होता ही होता है एंड पीस के आसपास आता है ट्रुथ, ठीक है। एंड देन जो डार्क ग्रीन कलर है वो ग्रीन से हमारा फर्टिलिटी, ग्रोथ, ऑस्पिशियसनेस ऑफ द लैंड। तो हमारा हम लोग एग्रीकल्चर अग्रेरियन बेसिकली इकोनॉमी है हमारी। मोर देन 55% आर डिपेंडेड अपॉन एग्रीकल्चर। सो इसीलिए डार्क ग्रीन कलर बेसिकली फर्टिलिटी ऑफ ग्रोथ एंड ऑस्पिशियसनेस ऑफ लैंड से रिलेटेड के लिए हमने इसको सिंबलाइज किया है। इसके साथ में इन द सेंटर ऑफ द वाइट बैंड सैफरन है, फिर वाइट है और फिर डार्क ग्रीन है। तो ये जो वाइट बैंड में है इज अ नेवी ब्लू कलर का व्हील है, जिसके जिसको जो चक्र को रिप्रेजेंट करता है, साइकिल को 24 स्पोक्स हमने पहले देखा है। इसके साथ साथ में एंड इट्स डिजाइन इज दैट ऑफ द व्हील विच अपीयर्स ऑन द अबैकस ऑफ सारनाथ लायन, कैपिटल ऑफ अशोका। और जो चक्र है हमने पहले डिस्कस किया है कि वो सिंबल ऑफ जस्टिस का प्रतीक है। इसके साथ साथ में नेशनल फ्लैग को डिज़ाइन किसने किया था? इनका नाम है पिंगाली वेंकैया। याद रखिएगा, कभी भी पूछ सकता है नेक्स्ट फ्यूचर में। द प्रेजेंट डिज़ाइन ऑफ द नेशनल फ्लैग अडॉप्ट कब किया था? 22 जुलाई 1947। क्वेश्चन में देखा है हमने। अब ये जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द 3 कलर्स एंड द व्हील, ये सारा जो डिस्क्रिप्शन है ना हमारे नेशनल फ्लैग का, जो कि फ्लैग कोड ऑफ इंडिया में मेंशन किया गया है, ये किसने लिखा है? ये डॉक्टर एस राधा कृष्णन ने लिखा हुआ है। 2 नाम ध्यान रखिएगा कि डिज़ाइन किसने किया है? पिंगाली वेंकैया ने। और जो डिस्क्रिप्शन किसने लिखा है इंपॉर्टेंस की, तो वो है एस राधा कृष्णन ने। स्टेट एम्बलम द स्टेट एम्बलम इज एन अडॉप्शन फ्रॉम द सारनाथ लायन, कैपिटल ऑफ अशोका। ये अडॉप्ट कब किया गया था? 26 जनवरी 1950, ठीक है। साथ में वर्ड सत्य में हो जयते, ये हमने पहले ऊपर डिस्कस किया है क्वेश्चन आंसर में। द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया जनगण मन, ये भी अडॉप्शन का डेट भी ऊपर देखा है हमने, 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया था। और सबसे पहले हमने 27 दिसंबर 1911 को कैलकटा सेशन में, जिसके चेयरमैन कौन थे? पंडित बिशन नारायण धर। कभी भी पूछ सकता है, इसलिए मुझे लगा इसके फैक्ट्स को हम छोड़ नहीं सकते हैं। सो ये वाला पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो अभी तक आपने 3 नाम नोट कर लिया है, वेंकैया जी का, राधा कृष्णन जी का। उसके बाद में जो बिशन नारायण धर है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। वो जो एनुअल सेशन होता है हमारा, उस दिन पे सबसे पहले बार जनगण मन गाया गया था। ये कहाँ से लिया गया है? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर की जो पोएम थी गीतांजलि, उससे लिया गया है। द बुक ऑफ पोएम जो थी गीतांजलि, उससे लिया गया है। प्लेइंग टाइम हमने डिस्कस किया है। अब जो वंदे मातरम का बात आता है तो वंदे मातरम हमारा नेशनल सॉन्ग है और ये अडॉप्ट कब किया गया था? 24 जनवरी 1950। तो जनगण मन एंड नेशनल सॉन्ग दोनों को अडॉप्शन डेट दोनों की 24 जनवरी 1950 है। कहाँ से लिया है? हमने स्पेक्ट्रम में पढ़ा है इस बारे में, आनंद मठ से, जिसके ऑथर है बंकिम चंद्र चैटर्जी। इट वॉज फर्स्ट संग एट 1896 के सेशन में, जिनके चेयरमैन थे रहीमतुल्ला सयानी। फिर है नेशनल कैलेंडर जो हमारा है वो साक एरा के बेस पे है। स्टार्ट होता है चैत्र मंथ से और ख़त्म होता है फागुन मंथ में। और इसको अडॉप्ट कब किया था? 22 मार्च 1957 को, अलॉन्ग विथ ग्रेगोरियन कैलेंडर। जनरली द मंथ ऑफ चैत्र, जनरली नॉट ऑल द टाइम, जनरली बिगेन होता है 22 मार्च से, बट लीप ईयर में इट बिगेन्स विथ 21 मार्च। थोड़ा सा वो ग्रह ऊपर नीचे हो जाता है तो डेट का होता है, बट जनरली मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम 22 मार्च से स्टार्ट होता है और लीप ईयर में 21 मार्च।
नेशनल फ्लावर लोटस, मैंगो, बैनियन ट्री हमने देख लिया है इसके पहले, टाइगर, पीकॉक भी देख लिया है, और ये गैंजेस रिवर डॉल्फिन भी देखा है। द रिवर गंगा वॉज डिक्लेयर्ड एज द नेशनल रिवर, ये किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन द ईयर 2008 में। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड द इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त, रिपब्लिक डे 26 एंड बर्थ एनिवर्सरी ऑफ, ये तीनों हमारा नेशनल हॉलीडे है। सिटीजनशिप वाले चैप्टर से बहुत सारा इन्फॉर्मेशन वैसे आया नहीं है, बहुत क्वेश्चन आते नहीं हैं, पर भी आप पार्ट याद रखिएगा किस पार्ट का है, कौन से आर्टिकल के बीच में है। इसके साथ साथ में ये वाला कि व्हाट आर द 5 वेज ऑफ अक्वायरिंग द सिटीजनशिप, ठीक है। इसके अलावा व्हाट आर द 3 वेज ऑफ गिविंग अप द सिटीजनशिप। तो बस ये वाला जो पार्ट है ना, इसको आप ध्यान में रखिएगा कि अक्वायर कैसे होता है, बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। और अगर हम छोड़ने की बात करें तो रेनन्सिएट कर सकते हैं, टर्मिनेट कर सकते हैं, या फिर डिप्रीवेशन से भी हो सकता है। इसके साथ में आर्टिकल 6, 7, 8 क्या बोल रहा है, ये पाकिस्तान से रिलेटेड कि कौन किसकी एलिजिबिलिटी क्या है, इसे एक बार पढ़ लीजिएगा। मैंने बहुत कोशिश की है पिछले 3-4 साल में इस चीज़ को पढ़ के रिमेंबर करने की, तो मुझसे तो याद हुआ नहीं। आप एक बार यहाँ से इन सब चीज़ों को यहाँ से पढ़ने से बेटर है, अगर इफ़ यू वांट इसके क्यूएनए यहाँ से कर लीजिए, और इस चैप्टर को एक बार लक्ष्मीकांत से रिवाइज कर लीजिए, इफ़ यू रियली वांट टू रिमेंबर एंड मग अप ऑल दीज एस्पेक्ट ऑफ इट। स्टार्ट करते हैं स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी के क्वेश्चंस एंड आंसर्स। इंडियन पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू क्रिएट अ न्यू स्टेट अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। तो ये आर्टिकल 3 के अंडर आता है, ये तो हमको पता है। आर्टिकल 1, 2 एंड 3 हम सबको अच्छे से ध्यान में होना चाहिए। सो आर्टिकल 3 क्या बोलता है, इट एम्पावर्स द पार्लियामेंट, सो याद रखिएगा पार्लियामेंट के पास में पावर है टू फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ अ टेरिटरी फ्रॉम एनी ऑफ द स्टेट, या तो किसी स्टेट से के 2 टुकड़े करके बना सकते हैं, या फिर किसी छोटे छोटे स्टेट को कंबाइन कर सकते हैं, और यूनाइटिंग 2 और मोर स्टेट और पार्ट ऑफ द स्टेट्स, ऐसे करके ये क्रिएट कर सकते हैं। इंडियन पार्लियामेंट अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आर्टिकल 2 हैज़ द पावर टू एडमिशन और स्टैब्लिश अ न्यू स्टेट, ठीक है। थोड़ा सा वर्डिंग्स में ट्वीक है, तो आर्टिकल 2 में एडमिशन या स्टैब्लिश न्यू स्टेट, ठीक है। और आर्टिकल 3 में हम अगर नए स्टेट को फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्टेट बाय डूइंग, या तो हम टेरिटरीज को मर्ज करके या डिवाइड करके जब काम कर रहे हैं तो वो आर्टिकल 3 के तहत होगा। मतलब जो एग्जिस्टिंग स्टेट को ट्वीक करके जो भी काम करेंगे वो आर्टिकल 3 से होगा। ऑल टुगेदर नए स्टेट को स्टैब्लिश या फिर मर्ज करेंगे तो वो हमारा आर्टिकल 2 से होगा। बस एक छोटा सा डिफरेंस है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। द पावर टू कार्व आउट अ न्यू स्टेट इज वेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ पार्लियामेंट। आर्टिकल 2 of the Indian Constitution provide that Parliament may by law admit into the Union or establish new state। न्यू स्टेट की जब बात कर रहे हैं। और आर्टिकल 3 में पार्लियामेंट के पास ही पावर, दोनों समय में पार्लियामेंट के पास पावर है कि ये एक नया स्टेट फॉर्म कर सकता है जो एग्जिस्टिंग स्टेट की बाउंड्रीज को ट्वीक करके, या उसको सेपरेट करके, या तो उसको यूनाइट करके। पार्लियामेंट कैन इंक्रीज और डिक्रीज द एरिया ऑफ अ स्टेट एंड कैन ऑल्टर द बाउंड्री और चेंज द नेम ऑफ द स्टेट। ये पावर पार्लियामेंट के पास है। Which one of the following is empowered to alter the boundaries? तो ये भी होगा पार्लियामेंट। Who among the following has the executive power to admit the state? ये तो with reference to federal system कौन सा statement या statements correct है? State have no right to secede from the union under the constitution, बिल्कुल ये clearly mention किया गया है। अंबेडकर जी ने भी बोला है ये बात को कि द रीज़न जिस टाइप का फेडरल सिस्टम उन्होंने बनाया है दैट इज़ नॉट प्रोवाइडेड द राइट्स ऑफ अ स्टेट। अगर स्टेट यूनियन से खुश नहीं है तो वो आज़ादी नहीं मांग सकता है, ना ही कोई गवर्नमेंट मांग सकती है और ना ही सिटीजन मांग सकते हैं। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ है और कॉन्स्टिट्यूशन जिस टोन में बना हुआ है, जिस बेसिक स्ट्रक्चर के साथ में बना हुआ है, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट। जब लोग बोलते हैं ना कि हमें आज़ादी चाहिए, कश्मीर की आज़ादी एंड ऑल, किस बात की आज़ादी? आई डोंट थिंक सो कि दैट हैज़ बिन गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरी बात यह है कि जस्ट एडवोकेसी ऑफ सेसेशन, तो जस्ट एडवोकेसी ऑफ सेसेशन का यही मतलब हुआ कि अगर इफ़ यू आर प्रेजेंटिंग द आर्ग्यूमेंट कि हम ABCDEFG रीज़न के कारण यूनियन से खुश नहीं है तो हमें आज़ाद कर दो, देखो वैसा नहीं होता। प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस दोनों अवेलेबल हैं, दोनों का रास्ता है, मल्टीपल वेज से आप अपने प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हो, बट जो भी होगा कंट्री के विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होगा। एंड कॉन्स्टिट्यूशन ने ही राइट नहीं दिया हुआ है स्टेट को कि वो यूनियन से किसी भी कारणवश अलग हो जाए, ठीक है। सो दैट इज समथिंग बिकॉज
आर्टिकल 1901 के तहत हमको 6 राइट्स मिले हुए हैं और यही 6 राइट्स है एंड ये 6 राइट प्रोटेक्टेड है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के साथ में, जो कि 19(2) में है। तो जस्ट एडवोकेसी ऑफ सेसेशन इज ऑल्सो सब्जेक्टेड टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। और ये यूआपा एक्ट है ना, यूआपा एक्ट के अंदर पार्लियामेंट हैज़ मेड अ लॉ जहाँ पे जस्ट एडवोकेसी ऑफ सेसेशन को इलीगल माना गया है। नेक्स्ट है आफ्टर इंडिपेंडेंस इन विच ईयर वेयर द इंडियन स्टेट रीऑर्गेनाइज्ड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। तो ये तो बिल्कुल अच्छे से आपको ध्यान में होना चाहिए कि ये 1956 में हुआ था। एक और डेट याद रखना चाहिए कि अक्टूबर 1953 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्रिएटेड द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट। ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए कब हुआ, कौन सा हुआ। और उसके बाद में जो हमारे 14 स्टेट एंड 6 यूनियन टेरिटरीज फॉर्म हुए ना, वो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के अंडर हुए थे। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1 ऑफ इंडिया, आर्टिकल इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, नॉट द फेडरेशन ऑफ स्टेट। According to Article 1, India, that is Bharat, shall be the union of state. The territory of state shall comprise state होना चाहिए, union territories होना चाहिए, and such territories as may acquired in later. The name and the territories of state has been specified in the first schedule. Which of the following is not correct in the matter of the formation of new state? ये न्यू स्टेट से रिलेटेड पार्लियामेंट में लॉ फॉर्म अ न्यू स्टेट करेक्ट है। सच लॉ शैल कंटेन द प्रोविजन फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द 5th शेड्यूल एंड 4th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी करेक्ट है। हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। सच लॉ शैल बी डीम टू बी अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द पर्पस। तो देखिए, स्टेट का नाम चेंज करने के लिए या फिर न्यू स्टेट बनाने के लिए या फिर ऑल्टर करने के लिए, इसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं करना है। ये सिंपल मेजॉरिटी के साथ में हम कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी वाज इनकरेक्ट। देखिए, Parliament may by law with a simple majority from a new state and no special procedure as in the case of amendment of constitution is required to do so. According to Article 4 subclause 2, such law shall not be deemed to be an amendment to the constitution for the purpose of Article 368. तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। A bill for the purpose of creating a new state in India must be passed with a simple majority in the parliament. ठीक है? Creation of a new state require a simple majority. The consent of dash is required for altering the boundaries, its boundaries of the constitution provision. तो देखो, किसी का consent required नहीं है, ठीक है? So the state is not required, तो हमको consent की ज़रूरत नहीं है। हावेवर जब इस तरीके का बिल होता है तो प्रेसिडेंट को एक बार बस स्टेट लेजिस्लेचर को रेफर करना होता है। ये कहाँ पे मेंशन है? आर्टिकल 3 में। आर्टिकल 3 ऑथराइजेज द पार्लियामेंट टू फॉर्म अ न्यू स्टेट और ऑल्टर द बाउंड्रीज। ये हमने देखा है। अ बिल कंटेम्पलेटिंग द अबव चेंजेस कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट ओनली विद द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। एंड जो प्रेसिडेंट है बिफोर रिकमेंडिंग दिस बिल, ये बिल को जब रिकमेंड करेंगे ना, तो बिफोर रिकमेंडिंग दिस बिल प्रेसिडेंट को बस एक बार रेफर करना पड़ता है इस बिल को स्टेट लेजिस्लेचर से। जस्ट उनसे सब पूछना पड़ता है कि व्हाट आर योर व्यूज़, बिकॉज वी आर गोइंग टू बी डूइंग इट। ये भी एक स्पेसिफाइड टाइम के लिए करना पड़ता है। बस इंश्योर वन थिंग, जस्ट नोट डाउन वन थिंग कि प्रेसिडेंट या पार्लियामेंट इज नॉट बाउंड बाय द व्यूज ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। वो अगर वो क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ ऑब्लिगेशन ये है कि एक बार बिल को उनकी तरफ रेफर करना है और उसके बाद में एंड में ईदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट देम ऑल, जितना भी उनका रिकमेंडेशन है, फिर जो भी स्टेट लेजिस्लेचर का जो व्यू है, या तो वो एक्सेप्ट कर सकते हैं या तो वो रिजेक्ट कर सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन व्हाट दे रियली वांट टू डू, इवन इफ द व्यू आर रिसीव्ड विद इन द पीरियड ऑफ टाइम। इस टाइम पीरियड के अंदर भी अगर व्यू आ जाते हैं तब भी वो चाहें तो पूरे व्यू को रिजेक्ट कर सकते हैं। The union territory in India are administered by president. Article 239A save as otherwise provided by the parliament by law every union territory. अगर union territory shall be administered by president acting to such extent as he thinks fit through an administrator to be appointed by him with such designation as he may specify. इसका मतलब ये है कि जितने भी union territory हैं वो पार्लियामेंट जो मेड बाय लॉ, मतलब दिस हैज़ बिन गिवन अकॉर्डिंग टू द पार्लियामेंट मेड बाय लॉ, यूनियन टेरिटरी शैल बी एडमिनिस्ट्रेड विद द प्रेसिडेंट।
या तो प्रेसिडेंट डायरेक्टली उसको एडमिनिस्टर करेगा या फिर वो एक एडमिनिस्ट्रेटर को हायर करेगा सो दैट वो प्रेसिडेंट के बिहाफ में काम करे उस यूनियन टेरिटरी के लिए, और उसके बाद में जो भी उसको डेजिग्नेशन देना चाहे ये प्रेसिडेंट अकॉर्डिंग टू दे सकता है, वो स्पेसिफाई कर सकता है कि ये वाले एलजी को क्या काम है। तो जो एलजीज होते हैं ना यूनियन टेरिटरी के, वो बेसिकली हु आर दीज आर द एडमिनिस्ट्रेटर एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, इंडिया इज नॉट अ यूनियन, इंडिया इज एक्चुअली अ यूनियन। तो जैसी ए फॉल्स हुआ तो आप ऑप्शन नंबर डी तक पहुंच जाएंगे। सेकेंड पॉइंट क्या है, यूनियन पार्लियामेंट हैज द पावर टू ऑल्टर, ये तो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्टेट। जब हम नया स्टेट फॉर्म कर रहे हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या लिखा है कि पार्लियामेंट कैन इंक्रीज द एरिया, डिमिनिश द एरिया, ऑल्टर द नेम, और हमको लिखना है कि नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। तो इसमें लिखा है कि अ स्टेट में इंक्लूड अ यूनियन टेरिटरी, बट ये एक्चुअली में करेक्ट नहीं है। देखिए, इन जनरल पर्पस हम स्टेट में इंक्लूड करते हैं यूनियन टेरिटरी को, बट इस पर्टिकुलर प्रोविजन में विच इज़ आर्टिकल 3 टॉक्स अबाउट कि ऑल्टर कर सकते हैं, डिमिनिश कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं एरिया, ये यहाँ तक तो हमने पहले भी पढ़ा है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन 1 ऑफ द आर्टिकल 3 clearly says that the article in the clause A to E के अंदर state includes a union territory, but in this provision, इस वाले provision के लिए state does not include union territory, इसलिए जो wrong option था वो था ये वाला ऑप्शन नंबर डी। Which of the following is not possible by a law of parliament under article 3? तो ये article 3 के अंदर admission of a new state possible नहीं है। जो existing state है तो उसका फॉर्मेशन हो सकता है, ऑल्टर कर सकते हैं बाउंड्री, ऑल्टर कर सकते हैं नेम, ऑल्टर ऑफ द एरिया ऑफ द स्टेट, ऑल्टर ऑफ द बाउंड्री ऑफ द स्टेट, बट एडमिशन ऑफ अ न्यू स्टेट जहाँ पे भी हम बात करते हैं तो एडमिशन ऑफ अ न्यू स्टेट कहाँ पे, हमने पहले भी देखा है आर्टिकल 2 में। ठीक है, नेक्स्ट है करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। द टर्म यूनियन ऑफ स्टेट हैज़ बीन यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इंडियन स्टेट हैज़ नो राइट ऑफ द सेपरेशन, ये तो करेक्ट है। SK Dhar Commission had given reference to administrative convenience rather than language for the reorganization of state, ये भी करेक्ट है। कांग्रेस कमेटी इंक्लूडिंग जवाहरलाल नेहरू, जो अपना सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड पट्टाभी सितारामैया वाज नॉट इन फेवर ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन द लैंग्वेज, ये भी करेक्ट है। ऑल 3 ऑप्शन आर करेक्ट। बॉक्स की इन्फॉर्मेशन में ऑलमोस्ट सेम चीज़ रिआइट्रेट की है, स्क्रीनशॉट मार के एक बार देख लीजिएगा, नथिंग न्यू टू एक्सप्लेन। Power to include or admit any state into union of India is given to, so admit करने का न्यू स्टेट, तो ये तो हमने ऊपर भी देखा है कि पावर ऑफ पार्लियामेंट है। इफ़ न्यू स्टेट इज टू बी फॉर्म्ड, कौन से शेड्यूल के अंडर ये फॉर्म होगा, तो ये होगा फर्स्ट शेड्यूल के अंदर, है ना। फर्स्ट शेड्यूल ही बोलता है ना कि इट कंप्राइजेज ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। Whenever a new state is to be formed, first schedule has to be amended। अभी तक कितने टेरिटरीज़ हैं, तो देखिए अभी करेंटली हमारे कंट्री में 28 स्टेट है एंड 8 टेरिटरीज़ है। ये पुराना क्वेश्चन है बट करेंटली यहाँ पे देखिए 28 स्टेट्स एंड 8 टेरिटरी। मैं जनरली अगर ध्यान नहीं होगा तो बस ये 8 और 8 को ध्यान रखिएगा, तब आपको वहाँ पे राइट गेस हो जाएगा। हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व फॉर द यूनियन टेरिटरी इन लोकसभा, तो यूनियन टेरिटरी इन लोकसभा में कितने सीट्स, कौन सी यूनियन टेरिटरी, गिव मी 1 मिनट, इन लोकसभा के कितने सीट्स रिजर्व है, तो यहाँ पे 20 लिखा हुआ है। यस, आई न्यू कि करेंटली इसमें कुछ चेंजेस हैं, तो आपको करंट वाला ही ध्यान रखना है कि करेंटली द नंबर ऑफ लोकसभा सीट इन यूनियन टेरिटरी 19 है। ठीक है, 28 स्टेट्स, 8 यूनियन टेरिटरीज एंड 19 हमारा लोकसभा की सीट है। दिल्ली के पास 7 है, याद रखिएगा। अंडमान निकोबार 1, चंडीगढ़ 1, दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव 2, क्योंकि इन सबको मर्ज कर दिया गया है। लक्षद्वीप 1, पुडुचेरी 1, जम्मू एंड कश्मीर 5, लद्दाख का 1। और अगर हम राज्यसभा की सीट की बात करें तो टोटल 8 है, तो 28, 8, 19 एंड 8। ठीक है, दिल्ली को 3 है, पुडुचेरी को 1 है, जम्मू एंड कश्मीर को 8 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा जाए या पूछा ना जाए ये नंबर्स आपको ध्यान में होना चाहिए कि इन केस अगर इतने ये वाला डिटेल में क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो ये इन्फॉर्मेशन हमसे गलत नहीं होना चाहिए।
हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी, कितने बनाए थे, ये भी आपको एक फैक्ट है जो बिल्कुल ध्यान में होना चाहिए कि 14 स्टेट एंड 6 यूनियन टेरिटरीज अकॉर्डिंग टू द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। और ये जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हमने फॉर्म किया था 1956 में, ये किसके रिकमेंडेशन पे था, ये फजल अली कमीशन के रिकमेंडेशन पे था। इसके बाद आते हैं कितने यूनियन टेरिटरी, तो 28 और 8 ध्यान रखिएगा। नंबर ऑफ इंडियन स्टेट आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ तेलंगाना, तेलंगाना के फॉर्मेशन के बाद में देखिए ऐसे देखा जाएगा तो टोटल 28 एंड 8 ही आंसर है। नेक्स्ट है, इसमें से यूनियन टेरिटरी कौन नहीं है, तो गोवा, ठीक है, गोवा इज अ स्टेट। द कैपिटल ऑफ विच स्टेट हैज़ बीन रीनेम्ड आफ्टर अटेनमेंट ऑफ फ्रीडम, तो देखिए आंध्र प्रदेश हैज़ नॉट बीन चेंज टिल नाउ आफ्टर द इंडिपेंडेंस, बस बाकी लोग का चेंज हुआ है। तो किस किस का चेंज हुआ है ये आप देख लीजिए। तमिलनाडु जिसका कैपिटल मद्रास है, तो कैपिटल का नाम करेंटली चेन्नई है। कलकत्ता का नाम कैलकटा का नाम कलकत्ता है। बॉम्बे का मुंबई, पौंडीचेरी का पुडुचेरी, बैंगलोर का बेंगलुरु, त्रिवेंद्रम का है तिरुवनंतपुरम, ठीक है। इसके बाद पूछा है कि दिल्ली क्या है, दिल्ली इज एन यूनियन टेरिटरी, ठीक है। फर्स्ट शेड्यूल के अंदर वो यूनियन टेरिटरी है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज नेशनल कैपिटल रीजन, ठीक है। इसको स्पेशल स्टेटस दिया गया था 69th अमेंडमेंट एक्ट 1991 के द्वारा। फिर यहाँ पे एनसीआर कब दिया गया था, तो 69th वाला अमेंडमेंट याद रखिएगा। बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा है। इसके बाद में ये चैप्टर का जो वीडियो होगा अगला वाला, वो मुश्किल से 5 से 7 मिनट का होगा क्योंकि 20 से 25 क्वेश्चन ही बचे हैं। उसके बाद सबसे लंबा चैप्टर आएगा विच इज़ फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट्स को, क्योंकि देखिए हाफ एन आवर का ही वीडियो बहुत क्विकली अपलोड होता है, जैसे 30 मिनट के अबव वीडियो हो जाता है तो सम सेटिंग्स ऑन द फोन जिसके कारण ऑलमोस्ट डबल टाइम लगता है व्हेन आई एडिट एंड अपलोड इट। दैट इज़ द रीज़न वी विल कीप द वीडियो 30 मिनट्स तक का इफ़ पॉसिबल, ताकि वो अपलोड करने में ईजी हो। सो नेक्स्ट चैप्टर के बाद में आई विल कवर दैट इन द नेक्स्ट वीडियो। बट इसके साथ में जो फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर होगा वो 2 से 3 पार्ट्स में आएगा।